नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, आज फिर से इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर सेकंड पार्ट हमारा आज का है। तो जैसा कि हम इस पार्ट के हमने इस पार्ट को 5 भागों में विभाजित किया था, और इसके 2 भागों पे हम कल चर्चा कर चुके थे, तो आज हम उसके आगे करेंगे। तो जो चर्चा करने वाली बात यह है कि इस एक्ट के द्वारा बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए स्टॉप कर दिया गया, टीचर्स को या फिर जो भी स्कूल की अथॉरिटीज हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी किसी भी बच्चे को फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकता, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता। थी यह भी इस एक्ट के द्वारा लागू किया गया कि बच्चे को मेंटली हरास भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप उसको पनिशमेंट करने के लिए यदि फिजिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं लॉ के द्वारा, तो आप उसे मेंटली हरास करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं कि पहले क्या होता था, इस एक्ट के लागू होने से पहले बच्चों का एडमिशन होता था, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे होते थे, और इंटरव्यू पेरेंट्स का होता था। तो ये बड़ी दुखद बात थी, जैसे कि पार्लियामेंट ने इस एक्ट के अंदर कवर किया और यह रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर इंटरव्यू होगा, वैसे ये भी स्पेसिफिक नहीं है इस एक्ट के अंदर कि अगर बच्चे का भी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। और चाइल्ड के लिए भी इसके अंदर मना किया गया है कि किसी भी चाइल्ड का इंटरव्यू भी नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि कोई भी स्कूल का टीचर किसी भी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, चाहे वो स्कूल का हो या स्कूल के बाहर का हो, क्योंकि इसके पीछे जो हमारी पार्लियामेंट है उसका ये मानना था कि जब एक व्यक्ति अगर किसी को प्राइवेट ट्यूशन देता है तो वो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है अपनी एजुकेशन जो एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए, उसको करने के लिए। और ये भी इस एक्ट में यह प्रावधान रखा गया है कि जब से ये एक्ट मतलब 1 अप्रैल 2010 से जब से इस एक्ट को लागू किया गया, तो इसके बाद कोई भी ऐसा स्कूल जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, उस स्कूल को चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। और यदि इसके बाद भी किसी स्कूल को चलाया जाता है जो कि एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं है, तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा उस स्कूल पर जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है उस पर प्रतिदिन 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, यह प्रावधान किया गया। और इसके साथ ये भी प्रावधान किया गया कि किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा, ना तो फीस के नाम पे ना फिर किसी फंड के नाम पे, चाहे वो एक्टिविटीज के लिए हो या बिल्डिंग फंड हो एक्सेट्रा, बहुत सारे जो फंड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इसके साथ ही जब हम आगे जाते हैं तो ये पॉलिसी के अंदर भी इस एक्ट के अंदर लागू हुआ कि किसी भी बच्चे को 8th क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा। अर्थात जो इस एक्ट के पीछे पार्लियामेंट का जो लॉजिक था और जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हर एक बच्चे को जो कि 8वीं क्लास तक है उसको प्रमोट किया जाएगा अगले साल अगली कक्षा में। यदि कोई सेकंड में है तो उसे थर्ड में, कोई फर्स्ट में है तो उसे सेकंड में, कोई 7th में है तो उसे 8th में। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को पार्ट बनाया गया एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाया और कार्य खत्म हो गया स्कूल का, उसकी अपनी ड्यूटीज खत्म हो गई टीचर्स की। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो क्ले की एक्टिविटी हो गई, या फिर कोई ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग कंपटीशन करना है, या फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो स्कूल्स के अंदर बच्चों के द्वारा करी जाती हैं, उन एक्टिविटीज को एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया। इसके साथ ही 25% का रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया पब्लिक स्कूल्स के अंदर, कि पब्लिक स्कूल 25% के रिजर्वेशन के बच्चों का एडमिशन लेंगे ही लेंगे। जिसके रिजर्वेशन की बात आप जानते ही हैं, जैसे SC ST या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी स्कूल के इस एक्ट के अंदर यह बताया गया कि स्कूल के बच्चों को ऐसा नहीं है किसी भी टेंट के नीचे, पेड़ के नीचे कहीं भी पढ़ा लिया जाएगा, नहीं। अगर स्कूल रिकॉग्नाइज है तो उसकी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी, एक स्थान होगा, क्लासरूम्स होंगे, वहां पे सर्विसेज होंगी, फैसिलिटीज होंगी, वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब
अब हम इसके साथ ही ये ध्यान देते हैं आगे। देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फायदेमंद होता है, एक नुकसानदेह होता है। तो इस एक्ट के नुकसान क्या रहे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस एक्ट के अंदर कहीं भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कोई फोकस नहीं किया गया। एक यह इसका एडवांटेज। जो डिसएडवांटेज रहा वो यह है, एडवांटेज ना होकर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर इस एक्ट में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके बावजूद भी, इस एक्ट के लागू होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर कई रिकॉग्नाइज स्कूल, जो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है या फिर एफिलेटेड नहीं है, वो अभी भी गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। अब वो आप सभी साथी मेरे जानते हैं कि वो कैसे चल रहे होंगे। माफी चाहता हूं जरा मैं। जब हम इसके साथ देखते हैं कि इस एक्ट में, जैसा मैंने कल अभी हमने चर्चा करी कि 6 साल से और 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन के बारे में इस एक्ट में लिखा है, तो ये इस एक्ट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात कोई भी बच्चा जो कि 6 से 14 साल का है, सिर्फ उसको ही एजुकेशन के बारे में जो राइट्स दिए गए हैं, तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। ये भी इस एक्ट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम देखते हैं तो ये जो 25% का जो रेशियो, जो रिजर्वेशन रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, यह भी कई स्कूलों में नहीं लागू कराया जा रहा है। अभी तक के जो सर्वे के अंदर जो आया, वो हमने देखा कि 2 से 5 स्टेट हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर इस 25% के रिजर्वेशन को लागू नहीं कराया जा सका है आज तक। एक हमारा दूसरे सर्वे ये बताता है, जो कि 2015 में किया गया था, कि 6 से 14 साल की उम्र के जो कुल संख्या है हमारे देश में बच्चों की, उसमें से 60.41%, मतलब 60.41% बच्चे अभी भी एजुकेशन से महरूम हैं। उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है विद्यालय में या फिर इंस्टीट्यूट में किसी भी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा इस एक्ट का कि जब बच्चों को ये पता लगा कि हमें तो कभी फेल ही नहीं किया जाएगा, तो बच्चों ने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं अगले साल पास हो गया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊंगा, तो इसका भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है इस एक्ट का। और इस एक्ट के अंदर कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनके द्वारा क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, डिसएडवांटेज रहे हैं इस एक्ट के, जो कि दूर किए जाने चाहिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। इसी के साथ ही मैं अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा कि आज पार्ट 2 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारा समाप्त होता है। अब हमारा जो सेशन चलेगा वो क्वेश्चन आंसर का चलेगा, तो आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे, और आपको पहले ही ये सूचित कर दिया जाएगा कि हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा। तो अब हम प्रश्न आंसर लेते हैं। बताइए यदि मेरे किसी साथी का कोई प्रश्न है तो। जी सर जी, नमस्ते। जी रमेश सोनकर जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था सर जी, हमें जीएसटी नंबर चाह रहा था यहाँ दिल्ली से, हो जी जाएगा बताएं। कैसे होगा? श्रीमान, ये गलत क्वेश्चन गलत जगह पूछ लिया गया आपके द्वारा। मैं माफी चाहता हूँ। जीएसटी के बारे में मुझे कोई ना तो तजुर्बा है और ना ही मुझे इसकी कोई नॉलेज है।
मैंने इसके सॉरी लिए सर, आप मैं नहीं, सोच रहा था आपको जो जानकारी होगा तभी मैंने बात छेड़ा। कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, मैंने भी तो सॉरी कह दिया। तो वो जीएसटी के बारे में ना, तो मैंने जीएसटी का काम करा ना इसके बारे में कुछ मुझे पता है, तो इसके लिए रमेश आपको कोई और सुनकर जी, सोर्स ढूंढना पड़ेगा। रमेश सुनकर जी, ओके ओके टाइम की कमी जी। होती है यहाँ पे। आप बेकार के क्वेश्चंस ना करें, लॉ के क्वेश्चंस करें और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करें यहाँ पे। जी हमें हमारे नहीं पता किसी था तभी मैं सर से पूछ भी लिया, सॉरी भी बोल लिया। कोई नहीं, आपको नहीं पूछना चाहिए था। चलिए, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? नमस्कार सर। नमस्कार सर। कुरैशी जी, नमस्कार कुरैशी जी, जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सरकार द्वारा आया है कि 16 साल तक के बच्चे कोचिंग जैसे जो क्लासेस लगती है और लगाते हैं और पढ़ाते, क्या इस पे रोक है क्या सर? मैं आपका सवाल ना समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा बताओ। आपने कहा 16 साल तक के बच्चों पे कोचिंग मतलब पे कि रोक है? सरकार द्वारा जो भी कानून लागू हुआ है कि जो बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग, प्राइवेट हम्म, कोचिंग, हम्म। स्कूल में पढ़ते हैं आके, क्या उस पर रोक लगी है सर? नहीं, आप समझिए, जो मैंने आज हमने जो चर्चा करी उस चर्चा के अंदर ये कहा गया कि कोई भी ऐसा टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं जी, वो कोचिंग नहीं दे सकते। वही मैं पूछना चाह रहा था, वो नहीं, कोचिंग नहीं हाँ, दे सकते ना सर? वो कोचिंग नहीं दे सकते। यदि कोई और व्यक्ति जो कि किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं वो जी कोचिंग देते हैं तो उसके ऊपर कोई इस एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं, कोई जी। पाबंदी नहीं लगाई गई है। जैसे जो सर पढ़ाते हैं, अगर वही स्कूल में कोचिंग पढ़ाए, जो पढ़ाते हैं अध्यापक, अगर वही पढ़ाएंगे तो इस पे उस पे रिस्ट्रिक्शंस है। जी, जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा वो था। कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ना सर? जी। और भी सर यहाँ पे काफी, यहाँ पे स्कूल है जिनकी 8 तक की मान्यता प्राप्त है, वहाँ हाई स्कूल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं सर। तो ये कैसा है? ये भी तो कानून का उल्लंघन है ना सर? 8 तक के जब मान्यता प्राप्त है, इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल के भी पढ़ते हैं स्कूलों में सर। नहीं, आपकी ना बात नहीं समझी। स्कूल में तो पढ़ेंगे बच्चे, वो उसमें गलत क्या है? आप मुझे एक बार दोबारा प्रश्न बताएं अपना। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब 8 तक के मान्यता प्राप्त है तो वही स्कूल में हाई स्कूल के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर के भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो नहीं हो सकता। वो तो फिर आपको जो भी डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है या फिर जो संबंधित शिक्षा विभाग है जहां से भी आप हैं, वहां पर आप एक लेटर डाल के उनको बता सकते हैं कि भाई ये फलाना फलाना स्कूल है और इस स्कूल की जो मान्यता है वो सिर्फ 8वीं तक है, इसमें 12वीं तक जी के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जी जी कैसे है? और यदि ऐसा है तो इनको बैन किया जाए, जैसे स्कूल को इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। जी, वही मेरा कहने का मतलब, आपसे जी वही मैं बिल्कुल, बता रहा हूँ कि हमारी बिल्कुल। तरफ तो जैसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता है, हाई स्कूल तक के भी नहीं ना, और पढ़ा रहे इंटर तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी पढ़ने आ रहे हैं, तो कानून का उल्लंघन हो रहा है ना सर ये? नहीं, आप समझिए, कोचिंग करना एक अलग बात है। नहीं, पढ़ भी रहे हैं बच्चे वहाँ हाई हाँ, स्कूल के, इंटर अगर के। वो पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत गलत है? है। जी। जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? ये धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर। जय हिंद दिनकर जी। जी जी बताएं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं
और जो बच्चे बीच में बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं, पहले उनको बोलो कि सुनना सीखें, सुनते नहीं है, बोल देते हैं। क्लास क्या चल रही है, कक्षा 1 की पढ़ाई चल रही है तो कक्षा 1 के ही सवाल पूछे, हाई स्कूल इंटर के सवाल ना पूछे। और विशेष करके रमेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह के सवाल ना पूछे जिससे लोग, समझ रहे ना रमेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ। और सर जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। कल भी मैंने मीटिंग ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा सर। और आप जो अभी बता रहे हैं, जो हमारे साफुद्दीन जी ने बताया है, बहुत अच्छा लगा। मगर सर जी ये एक हमारे पास ऐसी सूचना आई थी कि बच्चे जो है माध्यमिक के कक्षा मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तक के और हाई स्कूल इंटर तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसने जब इसके खिलाफ डीएम साहब से शिकायत की तो महिला ने उसके खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे लगा के प्रार्थना पत्र दे दिया, जिसके खिलाफ लड़का परेशान हो गया। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है अभी भी। तो देखिए, कार्रवाई के बारे में तो आप जानते हैं कि यदि वो कार्रवाई झूठी है सच्ची है, उसके ऊपर तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो या फिर यदि न्यायालय के समक्ष वो एप्लीकेशन या फिर वह चार्ज गया है तो फिर वो न्यायालय लेगा। तो देखो, उसके ऊपर तो डिपार्टमेंट एक्शन ऑटोमेटिकली लेगा, उसके ऊपर तो हमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए मेरी बात, साफुद्दीन जी ने जो बताया ना सर, सही बताया। कक्षा 8 तक के बच्चों के स्कूल होते हैं और हाई स्कूल इंटर तक। और जब उस बच्चे ने डीआरडीओ के अधिकारी, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी होते हैं, उनके पास सूचना भेजी तो उसके खिलाफ अपील की गई। उस महिला जो शिक्षक थी, उन्होंने उसके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिए और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। आपके विद्युत थाने की समस्या है सर ये कानपुर नगर। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल दिनकर जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारे समाज में या फिर मैं कहूँ ये लोकली ऐसा होता है कि जो दबंग लोग हैं या फिर जो लोग जिनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई या फिर जो हम कोई कार्रवाई करना चाहते, कोई बात नहीं, वो कर देंगे बंद। तो जो हम कभी कोई कार्रवाई यदि हम करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ये बड़ी परेशानी होती है कि जो दबंग लोग हैं या फिर जो हमारी कार्रवाई से ग्रसित लोग हैं, वो उसके ऊपर उल्टे सीधे काम, जैसे झूठा केस लगाना, कोई लालचन लगाना, ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो भी एक एजेंसी है, जैसा कि आपने बताया कि लड़के ने एक कंप्लेंट की और जब वो कंप्लेंट पर एक्शन लिया गया, हाँ, जो भी विभाग है, जो भी अधिकारी है, वो कोई बात नहीं है, वो मैं समझ गया। तो उसके ऊपर जब उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था तो उसी स्कूल की एक शिक्षिका जो है, शिक्षिका अध्यापिका, ठीक है, शिक्षिका ही कहेंगे, उन्होंने उसके ऊपर एक झूठा केस लगाया। देखिए, जब डीएम साहब उस एप्लीकेशन के ऊपर निर्णय ले रहे होंगे या फिर उसकी इंक्वायरी कर रहे होंगे तो ये फैक्ट भी उनके द्वारा इंक्वायर किया जाएगा कि जब एक व्यक्ति ने अपने अधिकार के खिलाफ, जो अधिकार है उसके हनन के खिलाफ जब उसने एक आवाज उठाई तो एक झूठा केस फाइल किया गया। तो ये भी उस एप्लीकेशन के अंदर, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर या फिर उस जांच के अंदर उस अधिकारी के द्वारा देखा जाएगा। और यदि वह जांच झूठी निकलेगी तो हमारे कानून में कई ऐसे प्रोविजन हैं कि ऐसे झूठे मुकदमों के खिलाफ या झूठे मुकदमे करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हम लीगली एक्शन ले सकते हैं। जी सर, ठीक, धन्यवाद। ठीक है सर। जी, ज्ञान प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, कहना चाहता हूं सर, जैसे मैंने अभी आज पहला दिन मुझे है, मैंने मीटिंग को अटेंड किया है और कल मेरी मैम से बात हुई थी, जैसे आई कार्ड के लिए कुछ मेरी बात हुई थी। और सर एक्चुअली ये मानवाधिकार जो अपना था, वो एक अदर मेरे एक साथी जुड़े हुए हैं, उनको 24 आवर में मतलब आई कार्ड जो था वो मिल गया था सर, लेकिन मुझे ये नहीं कुछ मिला था। इसके लिए मैं कल मैम से बात किया था। तो मैडम ने, जब आपने मैडम से बात की तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको आई कार्ड कब मिलेगा? उन्होंने बताया कि जैसे कि ईमेल आईडी आपकी है उस पर आपका शो करेगा। तो सब कुछ मैंने सवाल एक स्पेसिफिक किया ज्ञान जी आपसे कि मैडम ने क्या आश्वासन दिया कि आपको कब तक आई कार्ड मिलेगा, इस बारे में बताएंगे कुछ आप? हाँ, मैम ने बताया कि आप संस्था में जुड़े हमारे हैं और
टीम में अच्छे तरीके से काम करिए और जी समय लगेगा। एक सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि मैडम ने आपको आई कार्ड देने की अवधि या समय या दिन कितने रखे, ये बताया मैडम ने आपको? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया है। आपने ये पूछा उनसे कि मेरा आई कार्ड मुझे कब मिलेगा? हाँ, मैंने पूछा भी है, तो उन्होंने फिर कहा उन्होंने कि क्या आप, कहा? हाँ उन्होंने बताया है कि जैसे कि काम करो, आप संस्था में जुड़े हैं, आप नए अभी हैं और आगे के जितना समय आपका बीतेगा आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं काम कर रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश जी देखिए, मैं आपको ना एक बार और ये हिदायत देना चाहूंगा कि जो आपका प्रश्न है ना वो कानून से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैंने आपसे एक स्पेशल क्वेरी की कि आपको मैडम ने क्या कोई टाइम बाउंड किया? देखिए, यदि किसी आपके साथी का आई कार्ड अगर 24 घंटे के अंदर आ गया तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी, और मैं कैसे मान लूं कि उनको 24 घंटे में मिला और आपको नहीं मिला? तो देखिए ये कोई नहीं, जुर्म तो है नहीं। मैं आपको दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे ना किए जाएं, क्योंकि देखिए आप सभी साथियों का बहुत समय कीमती है, उस कीमती समय को अवेल करने के लिए ही यह मीटिंग रखी गई है, ताकि आप सबके जो लीगल क्वायरीज हैं, जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, जो कानूनी प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको अगर इस रिगार्डिंग कभी भी कोई परेशानी होती है तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप बात किया कीजिए, या फिर आपके जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपको बताएंगे आपका आई कार्ड कब आएगा। आप अगर डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आई कार्ड की बात करेंगे तो आप समझिए इससे आप और लोगों का समय का नुकसान कर देंगे, क्योंकि यहां पर यदि हम सिर्फ आई कार्ड की बात करेंगे तो आप समझो कि हमारा जो आधा घंटे का मीटिंग का टाइम है वो तो वेस्ट हो गया। अब अगर मैं सबके आई कार्ड की बात करता रहूं तो अगर मैं कहूं हमारी 1000 मेंबरशिप है और 1000 में से 500 आदमियों को कार्ड नहीं मिले तो 500 लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के मुझे कम से कम 6 महीने खर्च हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात किया कीजिए, वो बताएंगे, या फिर जो आपके अधिकारी हैं। ये जो हमने प्लेटफॉर्म, ये जो वेबिनार शुरू किया है, ये लीगल क्वेश्चंस के लिए किया है। लीगल प्रश्न आप समझते हैं? जी वो अदर संस्था की मैं बात करता हूँ। मैं अपनी जो संस्था से जुड़ा हूँ, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो जुड़ा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर संस्था में मैं जो हमारे एक साथी जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार सुरक्षा संघ जो है, तो मैंने कहा कि मानवाधिकार सुरक्षा संघ के से मैं नहीं जुड़ा हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हूँ, अभी जल्दी में जुड़ा हूँ। तो मुझे तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय मुझे मिल जाए। तो आपके प्रश्न का, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उसका आंसर आपके पास है, और फिर भी आपने 10 मिनट खराब कर दिए अपने, जो कि आपके समय के बहुत कीमती हैं। ठीक है, चलिए ज्ञान जी, आपको बहुत जल्दी आई कार्ड प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? ज्ञान जी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज आप। धन्यवाद। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार सैफुद्दीन जी, बताएं। सर, मैं ये कह रहा हूँ, दिनकर जी ने अभी जो अब बताई है कि इस लड़के ने कार्रवाई जिसके खिलाफ करी है कि 8 तक की मान्यता प्राप्त है और हाई स्कूल इंटर के पढ़ रहे हैं, तो दिनकर जी बताए उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। तो इसका हल कैसे है सर? आगे का क्या प्रोसेसर है उसके ऊपर, अगर मुकदमा उस लड़के के ऊपर हुआ है हाँ तो तो? मैंने बताया ना, मैंने वही तो बताया कि हल ये है कि जिस अथॉरिटी के सामने, जैसे उन्होंने बताया कि डीएम साहब के सामने उस लड़के ने जी शिकायत की,
तो जो डीएम साहब जो अब इंक्वायरी करेंगे, उस इंक्वायरी के अंदर वो लड़के को भी उससे सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं, उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि वो कंप्लेनेंट है। तो वो वहां पर अपनी लिखित में ये दर्ज करवा सकता है कि मेरे ये एक्शन लेने के बाद या इस टाइप की एप्लीकेशन या शिकायत देने के बाद में मेरे पास ये मतलब ये जो महिला है या जो अध्यापिका है या फिर जो भी है वो, उन्होंने मेरे ऊपर जो मुकदमा किया है वो झूठा है। तो देखिए कोर्ट वहां पर देखेगी, यदि वो मुकदमा आगे जाता है, कोर्ट के अंदर ट्रायल फेस करने के लिए जाता है, तो वहां पर कोर्ट देखेगी। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छा आपने प्रश्न किया और बिल्कुल सही टाइम पे ये प्रश्न कर लिया। देखिए इससे पहले भी मैं अपने साथियों को ये बात बता चुका हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा फाइल हो जाता है, ठीक है, तो उस मुकदमे को जल्दी खत्म नहीं करवाया जा सकता है, बशर्ते हमारे पास लीगल रेमेडीज जो हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी लीगल रेमेडीज देखो क्या है। सपोज करो उस लड़की ने या उस औरत ने या उस अध्यापिका ने उस लड़की के ऊपर एक झूठा केस किया है, तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। अब ये हो सकता है कि पुलिस इन्फ्लुएंस में हो स्कूल के, वो आप समझ सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे पास यह भी रेमेडी है कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन में लेके चले जाएं उस कंप्लेंट को जो उस महिला ने हमारे ऊपर की, और वहां पर हम ये फैक्ट बताएं कि जी मेरे इस कंप्लेंट करने के बाद में ये मुकदमा किया गया, तो इसकी 100% संभावना यह है कि ये मुकदमा झूठा किया गया है। यदि ऐसा हुआ होता तो ये पहले मुकदमा मेरे ऊपर करते। तो वो भी हमारे पास कानून के अंदर एक रेमेडी है कि हमको एक लंबे ट्रायल में ना जाके उसको शुरुआत में ही खत्म किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के पास पावर है, उस एफआईआर को रद्द कर सकती है, उस कंप्लेंट को रद्द कर सकती है, या उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोक सकती है, या फिर आईओ साहब को या पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि उसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है 482 सीआरपीसी के अंदर। ठीक है जी सर, बस ये जानकारी आपसे प्राप्त करनी थी सर हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये जानकारी। हाँ जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? हाँ जी दिनकर जी। हाँ सर, बस मैं आपके दर्शन कर रहा था जी कि अब आप बहुत अच्छी चीज सूचनाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम इसने सुनने का मौका मिले तो सुनना ही नहीं चाहिए आपकी परवाता कोई बात, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। चलिए साथियों, इसी के साथ ही हमारा आज का समय समाप्त होता है। तो मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा आज के इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करने की। और मैं एक बार और अपने सभी साथियों को ये याद दिला दूं कि यदि आपको दिन में या रात में कभी भी कोई लीगल इश्यूज होते हैं, आपको कोई परेशानी होती है, तो आप उसको कृपया करके नोटेड डाउन करें। लगभग हमारा ये वेबिनार प्रतिदिन इसी समय पे रोज चलाया जाता है और रोज चलाया जाता रहेगा। और ऐसा ना हो कि उस टाइम आपको वो प्रश्न याद ना आए या फिर वो सवाल याद ना आए जो आपके लीगल इश्यूज थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको नोट डाउन करके रखें और इस वेबिनार के अंदर उन सवालों को जरूर उठाएं। इससे ये फायदा होगा कि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसके हम आंसर दे चुके होंगे और हमें ये पता होगा कि हमें क्या काम करना है। और जैसे कि हमने देखा कि हमारे इतने सारे साथी हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब एक व्यक्ति कोई प्रश्न करता है तो बाकी सभी हमारे सदस्य हैं वो उन प्रश्नों के आंसर सुनते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के वो सेम प्रश्न हो जिसका आंसर उनको बिना पूछे मिल जाए। तो इसका हमारे लिए बहुत फायदा होगा। चलिए आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर, जय हिंद।